सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी स्टार्स को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश केसरवानी आपको कंप्यूटर पढ़ा रहा था। और कंप्यूटर में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर के पीढ़ियों के बारे में। तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, तकनीकी विकास के आधार पर आधुनिक कंप्यूटर को अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो जिस प्रकार तकनीकी में विकास हुआ है, उस प्रकार जनरेशन बाय जनरेशन इसको बांटा गया है। सबसे पहले हम प्रथम पीढ़ी से स्टार्ट करेंगे। प्रथम पीढ़ी या फिर फर्स्ट जनरेशन, जो कि आपका 1945 से 1955 तक का समय है। याद रखना है आपको, एग्जाम में पूछ दिया जाता है फर्स्ट जनरेशन का टाइम पीरियड क्या था, तो 1945 से 1955। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इसमें देखिए, इसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था। इस समय का कंप्यूटर हजारों वैक्यूम ट्यूब, डायोड, रजिस्टर एवं कैपेसिटर का बना होता था। तो देखिए, इस समय स्विच के लिए या फिर एम्पलीफायर के लिए वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता था। डायरेक्ट व्यापा में यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किस जनरेशन में किया जाता था, तो आपको आंसर देना होगा फर्स्ट जनरेशन में। कैसा दिखाई देता था वैक्यूम ट्यूब, उसको आप देखिए। तो देखिए, इस प्रकार दिखाई देता था वैक्यूम ट्यूब जब फर्स्ट जनरेशन में उपयोग किया जाता था। और किस कारण उपयोग किया जाता था, तो स्विच के लिए या फिर एम्पलीफायर के लिए इसका उपयोग किया जाता था। आगे देखिए, इसी में मेमोरी के लिए चुंबकीय ड्रम का प्रयोग होता था। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये। यहाँ पर देखिए, 1 GB मेमोरी के लिए इतना बड़ा ड्रम का उपयोग किया जाता था। ये जो चुंबकीय ड्रम कहा गया है, वो 1 GB मेमोरी के लिए इतने बड़े ड्रम का उपयोग किया जाता था। और आज के डेट में अगर हमें 1 GB स्टोर करना हो तो छोटे से चिप में आ जाता है, लेकिन उस समय 1 GB स्टोरेज के लिए एक चुंबकीय ड्रम का प्रयोग किया जाता था। तो ये है चुंबकीय ड्रम का डायग्राम या फिर चित्र, जिसे आप देख सकते हैं। पहले मेमोरी स्टोरेज के लिए इसका उपयोग किया जाता था। देखिए, पहले जनरेशन में आगे और क्या बात थी। तो देखिए, इस समय कंप्यूटर में इनपुट आउटपुट का प्रोसेस स्लो था। आज के समय में जब आप कंप्यूटर में कुछ भी इनपुट करते हैं, पेन ड्राइव से अगर आप कोई फाइल लेते हैं, तो काफ़ी कम समय में आपके कंप्यूटर पे आ जाता है। लेकिन पहले के समय में ऐसा नहीं था। अगर कुछ भी चीज़ कंप्यूटर में डालना है तो घंटों लग जाते थे। काफ़ी स्लो इनपुट होता था, और कुछ भी चीज़ आउटपुट होता था तो कई घंटों बाद वो बाहर आता था। मतलब एक बार आउटपुट के लिए प्रोसेस में दिया जाता था तो कई घंटों बाद वो आउटपुट होता था। तो काफ़ी स्लो था उस समय इनपुट और आउटपुट का प्रोसेस। आगे देखिए, पंच कार्ड एवं कार्ड रीडर का प्रयोग किया जाता था। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था तो कैसे पंच कार्ड के माध्यम से प्रोग्राम किया जाता था। तो इस समय उपयोग होता था पंच कार्ड एवं कार्ड रीडर। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है यहाँ पे, कि फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर रिप्रोग्रामेबल था कि नहीं था। तो याद रखना है आपको कि फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर रिप्रोग्रामेबल था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आगे देखिए, इसी में देखिए, जब फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था उस समय एक समय में केवल एक ही समस्या का समाधान किया जा सकता था। एक साथ अलग अलग चीजों पर कार्य नहीं किया जा सकता था, और ना ही अलग अलग समस्या को एक साथ सुलझाया जा सकता था। तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में ये कमियां थी। साथ ही प्रोग्रामिंग के लिए मशीनी भाषा, असेंबली भाषा, लो लेवल लैंग्वेज का उपयोग किया जाता था। तो ये भी डायरेक्ट पूछा जा चुका है कि मशीनी भाषा और असेंबली भाषा का प्रयोग किस जनरेशन के कंप्यूटर में किया जाता था। तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में मशीनी भाषा और असेंबली भाषा का प्रयोग किया जाता था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे इसी में देखते हैं। देखिए, द्वितीय पीढ़ी सेकेंड जनरेशन, जो कि 1955 से 1964 तक का समय है। इस समय देखिए, जो वैक्यूम ट्यूब का उपयोग होता था उसे बदल दिया गया। अब यहाँ पर ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाने लगा। वैक्यूम ट्यूब के बदले ट्रांजिस्टर का उपयोग। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है। देखिए, आप देख सकते हैं ट्रांजिस्टर किस प्रकार होता है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेकेंड जनरेशन में बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया गया था। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किस जनरेशन में किया गया था,
तो सेकेंड जनरेशन में। साथ ही पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि व्यवसाय और उद्योग के लिए कंप्यूटर का प्रयोग जो किया गया था वो जीईसी कंप्यूटर का उपयोग किया गया था, जो कि सेकेंड जनरेशन में किया गया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि सेकेंड जनरेशन में व्यवसाय और उद्योग में कंप्यूटर का प्रयोग किया गया। फिर देखिए, भंडारण की बात करें, मतलब स्टोरेज क्षमता के लिए मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस का उपयोग किया गया। इससे पहले जो था, भंडारण के लिए या फिर स्टोरेज के लिए चुंबकीय ड्रम का उपयोग किया जाता था, और सेकेंड जनरेशन में मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस का। देखते हैं किस प्रकार था वो। तो देखिए, इस प्रकार था मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस, जिसका उपयोग भंडारण के लिए किया जाता था। इसके साथ ही देखिए, जो मशीनी लैंग्वेज है और असेंबली लैंग्वेज है वो तो फर्स्ट पीढ़ी में उपयोग किया जाता था, लेकिन फोर्ट्रान और कोबोल जैसे हाई लैंग्वेज का उपयोग सेकेंड जनरेशन में किया जाने लगा था। सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, हर एक पॉइंट से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, साथ ही ये आगे भी पूछा जाएगा, इसलिए सभी को आपको अच्छे से याद रखना है। इसके बाद देखिए, तृतीय पीढ़ी, तो थर्ड जनरेशन की बात करें तो 1964 से 1971 तक थर्ड जनरेशन का समय था। और इस समय देखिए, इस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर की जगह इंटीग्रेटेड चिप आईसी चिप का इस्तेमाल हुआ, जिसमें सैकड़ों इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे ट्रांजिस्टर, रजिस्टर और कैपेसिटर एक छोटी चिप पर बने होते थे। सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब का उपयोग हुआ, उसके बाद ट्रांजिस्टर का उपयोग हुआ, और थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड चिप। याद रखना है आपको, आईसी को इंटीग्रेटेड चिप कहा जाता है, जो कि थर्ड जनरेशन में पहली बार उपयोग हुआ था। देखिए यहाँ पर आईसी किस प्रकार दिखाई देता है। तो ये है आईसी, जो कि थर्ड जनरेशन से उपयोग होता है, और इसके अंतर्गत सैकड़ों इलेक्ट्रॉनिक उपकरण समाहित होते हैं। आगे देखिए, इसी में देखिए, कंप्यूटर का अधिकतर पार्ट्स सेमीकंडक्टर नामक एकल चिप में समाहित कर दिया गया, जिससे कंप्यूटर अधिक तेज एवं छोटा हो गया। तो पहले कंप्यूटर का साइज भी बहुत बड़ा होता था, लेकिन सेमीकंडक्टर आईसी के निर्माण के बाद कंप्यूटर का साइज छोटा हो गया। देखिए, थर्ड जनरेशन में जो स्टोरेज उपयोग किया जाता था उसके बारे में, तो इसमें मैग्नेटिक कार्ड का उपयोग किया जाता था। याद रखना फिर से आप, फर्स्ट जनरेशन में जो उपयोग किया जाता था वो चुंबकीय ड्रम था, सेकेंड जनरेशन में जो उपयोग किया जाता था वो मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस था, और थर्ड जनरेशन में जो स्टोरेज के लिए उपयोग किया जाता था वो मैग्नेटिक कार्ड था। तो मैग्नेटिक कार्ड आप देख सकते हैं। तो ये है मैग्नेटिक कार्ड, जिसका उपयोग स्टोरेज के लिए किया जाता था थर्ड जनरेशन में। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, जो रैम आप अभी उपयोग करते हैं अपने मोबाइल पे, कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, इस रैम का उपयोग जो है थर्ड जनरेशन में चालू हुआ, जिससे कंप्यूटर के कार्य की गति जो है वो वृद्धि हो गई। पहले की अपेक्षा जो कंप्यूटर की गति बढ़ी जो है, उसका कारण क्या है? रैम। और रैम का फुल फॉर्म क्या है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। एग्जाम में डायरेक्ट फुल फॉर्म भी पूछ दिया जाता है कि रैम का फुल फॉर्म क्या है, रोम का फुल फॉर्म क्या है, या फिर अदर चीज़ का। तो इन सभी को आपको ध्यान रखना है। वैसे तो मैं आपको सभी चीज़ों का फुल फॉर्म एक साथ बताऊंगा, लेकिन फिर भी रैम का आप याद रखिए, रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम का, और रीड ऑनली मेमोरी होता है रोम का। फिर देखिए, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन और मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। तो दो प्रकार का इंटीग्रेटेड चिप का उपयोग किया जाता था इस समय, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन और मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। साथ ही हाई लेवल लैंग्वेज की बात करिए तो PL1, पास्कल तथा बेसिक हाई लेवल लैंग्वेज का उपयोग यहाँ पर किया जाने लगा। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि थर्ड जनरेशन में किस कंप्यूटर लैंग्वेज का उपयोग किया जाने लगा, तो PL1, पास्कल और बेसिक। इसके बाद देखिए आगे, देखिए आगे जो है चतुर्थ पीढ़ी है, मतलब फोर्थ जनरेशन है, जो कि 1971 से अब तक का आप समझ सकते हैं। तो फोर्थ जनरेशन में ही सारे महत्वपूर्ण चीज आए हैं, जिसका उपयोग हम लोग वर्तमान समय में करते हैं।
जैसे कि माइक्रो प्रोसेसर का विकास इसी समय में हुआ, जिससे कंप्यूटर के आकार में कमी आई। तो माइक्रो प्रोसेसर का विकास हुआ फोर्थ जनरेशन में। मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क कहने का मतलब और ऑप्टिकल डिस्क कहने का मतलब आप देख सकते हैं। तो ये था मैग्नेटिक डिस्क, जो कि आपके फोर्थ जनरेशन में उपयोग होता है। साथ ही आप ऑप्टिकल डिस्क की बात करें तो ये है आपका ऑप्टिकल डिस्क, जो कि आपका सीडी या डीवीडी का होता है। तो ये आप देख सकते हैं, ये दोनों डिस्क का उपयोग जो है अभी फोर्थ जनरेशन में किया जाता है। साथ ही हार्ड डिस्क का उपयोग किया जाता है। तो काफ़ी सारे स्टोरेज डिवाइस है फोर्थ जनरेशन में। साथ ही जो मल्टीमीडिया है उसका प्रचलन भी इसी समय प्रारंभ हुआ है। जो हम कंप्यूटर में वीडियो देखते हैं, सॉन्ग सुनते हैं, वो सभी मल्टीमीडिया का प्रचलन जो है फोर्थ जनरेशन में हुआ है। मल्टी यूजर या मल्टीटास्किंग सिस्टम का उपयोग भी इसी जनरेशन का है, फोर्थ जनरेशन का। मल्टी यूजर कहने का मतलब एक साथ कई व्यक्ति कंप्यूटर पर कार्य कर सकते हैं, एक साथ कई व्यक्ति अलग अलग टास्क को पूरा कर सकते हैं। तो मल्टीटास्किंग सिस्टम का उपयोग इसी जनरेशन में हुआ, फोर्थ जनरेशन में। मिनी तथा माइक्रो कंप्यूटर का विकास भी इसी जनरेशन में हुआ। मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर किसे कहते हैं उसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम में MS डॉस, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, एप्पल का मैक ऑपरेटिंग सिस्टम इत्यादि का विकास भी फोर्थ जनरेशन में हुआ। तो जो MS डॉस है या फिर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये पहले उपयोग नहीं होता था, ये फोर्थ जनरेशन में उपयोग हुआ। फिर आता है LSI, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, तथा VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो जो आपका इंटीग्रेशन चिप है, जो IC चिप है, उसका लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का उपयोग जो है वो फोर्थ जनरेशन में किया जा रहा। इसी चरण में देखिए ईमेल भी आया है, इंटरनेट भी आया है और वर्ल्ड वाइड वेब WWW का विकास भी इसी चरण में हुआ है। तो फोर्थ जनरेशन में काफ़ी कुछ हुआ है, और भी चीज़ें हुई है फोर्थ जनरेशन में, लेकिन सामान्य तौर पर एग्जाम में इन्हीं चीज़ों को पूछा जाता है। तो इस वीडियो को आप अच्छे से समझिएगा। अगर कोई चीज़ें समझ में ना आए तो वापस से ज़रूर देखिएगा। बाकी ये वीडियो यहाँ पर कंप्लीट होता है, इससे आगे का हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे।